रेखाखंड है, किरण है ना। तो इनके बारे में विस्तार से रहेंगे। तो बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु एक वह सूक्ष्म आकृति होती है जिसका कोई आकार नहीं होता। जैसे हमारे पेंसिल की जो ये नोक देखते हैं वो क्या है? बिंदु। अब इसके बारे में आप बात करेंगे, परिभाषा बताइए। तो परिभाषा क्या होगी कि वह आकृति जिसकी न कोई लंबाई हो, लंबाई इसकी न कोई चौड़ाई हो, न कोई चौड़ाई हो, अर्थात ये कोई स्थान नहीं घेरती हो, अर्थात इसका कोई क्षेत्रफल न हो, किंतु एक निश्चित स्थिति, अर्थात इसको देखने के मात्र से अपन ये समझ आते हैं कि ये बिंदु है। तो उसी को क्या कहेंगे अपन? बिंदु कहेंगे। तो बिंदु क्या है? वह आकृति जिसकी न कोई चौड़ाई हो, अर्थात इसकी न कोई लंबाई हो, अर्थात इसका कोई क्षेत्रफल न हो, किंतु एक निश्चित स्थिति हो, वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। अब इस बिंदु के बाद में आती है रेखा। अब बिंदु के बारे में आपको विशेषता बोले कि बिंदु की विशेषता क्या होती है? तो आप बताओ कि बिंदु स्थान नहीं घेरती है, बिंदु की लंबाई नहीं होती है, बिंदु की चौड़ाई नहीं होती है, बिंदु एक निश्चित स्थिति हो जाता है, बिंदु की निश्चित आकृति होती है ना। तो ये उसकी क्या होगी? विशेषता होगी। उसके बाद में आती है रेखा। क्या आती है? रेखा। तो रेखा अपन किसको कहते हैं? तो वह सरल या सीधी आकृति, अर्थात सीधी आकृति, जैसे सीधी आकृति अपन ले आवे जिसके दोनों ओर के छोर जो ऐसे होते हैं वो अनंत लंबाई तक बढ़े हो। वह सरल या सीधी आकृति जिसके दोनों ओर के सिरे या छोर है वो अनंत लंबाई तक बढ़ जाता। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ तीर का अर्थ क्या है कि ये इस साइड में अनंत तक बढ़ती जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी। ये इस साइड में बढ़ती जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी। जैसे आप देखते हैं कि सूर्य से किरण आ रही है तो वो कहाँ जाएगी उसका कोई अंत नहीं है। तो यदि ऐसे सूर्य के दोनों साइड में चले, यदि सूर्य के इस साइड में जाए, इस साइड में जाए, तो वो क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब इस रेखा की आपको पूछा जाए कि इसकी विशेषता क्या होती है? तो रेखा की वो क्या कहेंगे आप? इसकी चौड़ाई नहीं होती है। अगर रेखा चौड़ाई रहित होती है, रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती। दूसरा, रेखा की लंबाई वो अनंत होती है, उसको नापा नहीं जा सकता। रेखा की जो लंबाई होती है वो अनंत होती है। फिर आगे कहता है कि रेखा के कोई सिरे नहीं होते, मतलब उसके कोई छोर नहीं होते। जो अंत में अपन देखते हैं यहाँ हर चीज के और छोर होते हैं, उसके छोर नहीं होते हैं। उसकी अपन अगर लंबाई मापे तो वो अपन क्या कहेंगे? इसकी लंबाई वो असीमित होती है। असीमित मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, तो उसको क्या कहेंगे अपन? रेखा कहेंगे। रेखा के बारे में क्या होता है कि वह सरल या सीधी आकृति जिसके दोनों ओर के छोर अनंत लंबाई तक बढ़े हो, रेखा कहलाती है। अब इस रेखा की विशेषता पूछे आपको, विशेष रेखा की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले आप पहले नंबर पे क्या दोगे? रेखा की मोटाई या चौड़ाई नहीं होती। रेखा की मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है, ना रेखा मोटाई और चौड़ाई रहित होती है। दूसरा, रेखा की लंबाई है वो अनंत होती है। रेखा की वो लंबाई अनंत होती है। रेखा की माप है वो असीमित होती है, उसको मापा नहीं जा सकता। अब तीसरा नंबर आता है रेखाखंड, या जैसे अपन कहेंगे पहले बताएं किरण। क्या कहें? तो अब इसी को अपन इस प्रकार से करते हैं तो वो एक किरण की आकृति बन जाती है। किरण किसे कहते हैं? कि वह सरल या सीधी आकृति, वह सरल या सीधी आकृति जो किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में अनंत लंबाई तक बढ़ी हुई हो, किरण कहलाती है। क्या कहेंगे? वह सरल या सीधी आकृति जो किसी बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में अनंत लंबाई तक बढ़ी हुई हो, वो किरण कहलाती है। अब किरण की विशेषता आपको पूछे तो किरण की विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता तो रेखा की वही इसकी है कि किरण की मोटाई या चौड़ाई नहीं होती, किरण मोटाई और चौड़ाई रहित होती है। दूसरा है किरण का एक छोर निश्चित होता है। एक छोर क्या होता है? निश्चित होता है, तथा दूसरा छोर अनिश्चित होता है। ये तो अनिश्चित है, ये क्या होता है? निश्चित होता है। अब तीसरा इसको क्या कहा जाए? इसकी लंबाई अनिश्चित होती है या असीमित होती है।
जैसे किरण की होती है, नहीं उसकी रेखा की होती है, वैसे इसकी लंबाई क्या होती है, असीमित होती है। जैसे आप देख रहे हो कि लाइट से किरण जा रही है, तो लाइट से चलेगी वो क्या चल रही है, किरण यहाँ तक जो प्रकाश आ रहा है वो किसके द्वारा है, इन किरणों के द्वारा ही आ रहा है। तो इसकी महत्व क्या होती है, मोटाई और चौड़ाई होती है, एक बिंदु वो निश्चित होता है जिसकी लंबाई असीमित होती है। अगला आता है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसको कहेंगे, इसके दोनों ही छोरों को, जैसे आप ये कहेंगे रेखाखंड है, तो रेखाखंड किसे कहेंगे, या तो इसी प्रकार इसको कहते हैं रेखा होती है उसकी निश्चित जो टुकड़ा होता है, अर्थात रेखा की, या दूसरे ऐसे कहेंगे निश्चित लंबाई को ही रेखाखंड कहते हैं, निश्चित लंबाई की रेखा को ही रेखाखंड कहते हैं। जैसे अपन बाहर रेखा ली थी, उस रेखा की निश्चित लंबाई से 5 सेमी ले ली, उसमें से 5 सेमी, अब ये रेखाखंड बन गई, क्या बन गई है, रेखाखंड बन गई। तो पहली परिभाषा क्या है, वह सल या सीधी आकृति, वह सल या सीधी आकृति जिसके दोनों ओर के छोर निश्चित हो, दोनों छोर कैसे हो गया, अभी निश्चित हो गए, वो क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। दूसरी सी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, निश्चित लंबाई की रेखा को ही रेखाखंड कहते हैं, निश्चित लंबाई की रेखा को ही रेखाखंड कहते हैं। अब इसमें आपको ये कहा जाए इसकी विशेषता बताइए, तो पहले वही आप कहोगे रेखाखंड की कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है, रेखाखंड की कोई मोटाई और चौड़ाई नहीं होती। दूसरी जो है वो इससे विपरीत है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, उनकी तो निश्चित होती है, इसकी होती है निश्चित होती है। तीसरा इसके दोनों छोर निश्चित होते हैं, दोनों छोर निश्चित होते हैं। अब आगे आपको एक जो विशेषता समझनी है, ये रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, किरण पर भी अनंत बिंदु होते हैं, रेखा पर भी अनंत बिंदु होते हैं, उसमें भी होते हैं अनंत बिंदु होते हैं। तो ये इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है। उसके बाद में इन्हीं बात आता है, जैसे आप रेखा के बारे में कहता है संगामी रेखा है, क्या कहते हैं, या ये रेखा के प्रकार कहते हैं, या सरलेखा के प्रकार। तो रेखा जो होती है उसके कई प्रकार होते हैं, तो सरलेखा क्या होती है, तो सरलेखा, और दूसरी होती है वक्र रेखा, वक्र रेखा। तो सरलेखा तो किसको कहेंगे, जो रेखा सीधी अनंत लंबाई तक बढ़ी हो, अर्थात जैसे ये रेखा है वो सरलेखा है, तो सीधी रेखा को सरलेखा कहा जाता है, और वक्र रेखा किसको कहेंगे, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसको वक्र रेखा कहते हैं। तो क्या कहेंगे अपन, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है और सीधी रेखा को सरलेखा कहा जाता है। ये आपको पूछा जाए कि सरलेखा किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप, सीधी रेखा को सरलेखा कहते हैं। आपको पूछा जाए वक्र रेखा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है। अब ये रेखाओं में ही ऐसे आपको एक रेखा ली, दूसरी रेखा ऐसे ले ली, तीसरी रेखा ऐसे ले ली, चौथी रेखा ऐसे ले ली, ऐसे जो रेखाएं हैं वो सारी एक ही बिंदु से गुजरती हैं। तो इसके बारे में आपको कई बार सब पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको ये पता तो ये हो जाए कि किसी बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो आप क्या बताओगे, अनंत रेखाएं गुजरती हैं, क्या होती हैं। अब अपन इस बिंदु से कितनी रेखा गुजार सकते हैं, तो क्या होगी, किसी बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। अब दूसरा कहा जाए कि अब इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं संगामी बिंदु, संगामी बिंदु। अब आपको पूछा है संगामी बिंदु किसे कहते हैं, तो इससे क्या परिभाषा होगी, वह बिंदु जिससे अनेक रेखाएं गुजरती है या अनंत रेखाएं गुजरती है, संगामी बिंदु कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है। तो आपको क्या कहा जाए, पूछा मैंने कि संगामी बिंदु किसे कहते हैं, तो संगामी बिंदु किसे कहते हैं कि वह बिंदु जिससे अनंत रेखाएं या अनेक रेखाएं गुजरती है वो क्या कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है।
अब इसी से आपको भूल जाएगी संगामी रेखाएं किसे कहते हैं, संगामी रेखाएं किसे कहते हैं। तो संगामी रेखाएं किसे कहते हैं वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती है। उसकी बात को उल्टा कर दिया जाए, वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं संगामी बिंदु क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ दो बात आती है, एक संगामी बिंदु, दूसरा कैसे है संगामी रेखाएं। तो संगामी बिंदु को किसे कहेंगे कि वह बिंदु जिससे अनेक रेखाएं गुजरती हैं संगामी बिंदु कहलाते हैं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं कि वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तीसरा इसमें आपको पूछा जाए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। अब आपको पूछा जाए कि दो बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो ये दो बिंदु ले लिए अपन, उससे कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है। दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है। और एक बिंदु से कितनी गुजरती है, अनंत रेखाएं। तो ये दोनों बातों को आपको लिया जाए कि दो बिंदु से रेखाएं तो कितनी गुजरती हैं, और ये गुजरती है। एक बिंदु से कितनी गुजरती हैं, अनंत गुजरती हैं। आगे जैसे आप दूसरे इसमें गुजारने की कोशिश करो, तो ये जैसे अपन यहाँ ऐसे गुजारी, लेकिन आप ये देखा है वो इस बिंदु से तो गुजर नहीं, ऐसे गुजरी वो इससे नहीं गुजरी। आगे आपको मिल जाएगी, एक होता है सरेख, क्या होता है सरेख, दूसरा होता है असरेख, क्या होता है असरेख। तो सरेख किसको कहते हैं, असरेख किसको कहते हैं। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी ऐसी बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, वो क्या कहलाती है। जैसे आप यहाँ दो बिंदु अपन ली, एक ए ले ली, दूसरा क्या लिए अपन बी है, तो ये एक रेखा पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित है, इसलिए हम इस बिंदु को क्या कहेंगे अपन सरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, सरेख बिंदु कहा जाएगा। और जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो, एक रेखा पर स्थित नहीं हो, उसको अपन क्या कहेंगे, असरेख बिंदु कहेंगे। जैसे आपको यहाँ तीसरा बिंदु यहाँ ले लिया, अब ये दो बिंदु तो इस एक रेखा पर है, लेकिन अब ये जो बिंदु है वो नहीं है। अब ये रेखा पर खींची, इस पर ये दो बिंदु तो आगे, दो बिंदु आगे, लेकिन ये नहीं है। अगर ये अपन ऐसे खींची तो अब ये दोनों तो इस पर आगे, लेकिन ये नहीं है। तो ये असरेख किसे कहेंगे, ऐसी तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो, एक रेखा पर स्थित नहीं हो, क्या कहलाती है, असरेख बिंदु कहलाती है। और जो एक रेखा पर स्थित हो, एक रेखा पर स्थित हो, उसको क्या कहेंगे, सरेख बिंदु। और जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो, उसको क्या कहेंगे अपन, असरेख बिंदु कहेंगे। अब आगे आती है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, एक होती है समांतर रेखा, दूसरी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, तो समांतर रेखाओं का जो डायग्राम हो ये है, तो ये समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसको कहेंगे, दूसरा आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अब समांतर रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाओं में आप अंतर देख रहे हो कि ये जो बिंदु है, जैसे यहाँ कोई भी बिंदु ले लिया, वो ये, वो इस रेखा पर भी है, और वो बिंदु इस रेखा पर भी आता है। जैसे अपनी रेखा नाम दे दिया PQ है, क्या नाम है, PQ है, और ये रेखा MN है, ये कौन सी होगी, MN है। तो जो एक बिंदु आप देख रहे हो वो MN पर भी है, और जो एक बिंदु देख रहे हो वो किस पर है, PQ पर भी है। तो अब आपको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिनमें एक बिंदु वैनिष्ठ हो, एक बिंदु वैनिष्ठ हो, दोनों पर स्थित हो, दोनों पर स्थित हो, वो रेखाएं क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं जिनमें केवल एक ही बिंदु वैनिष्ठ हो, एक बिंदु वैनिष्ठ हो, वो तो क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिनमें एक भी बिंदु वैनिष्ठ ना हो, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जिनमें एक बिंदु भी वैनिष्ठ नहीं हो, वो क्या कहलाती है, समांतर रेखा। या दूसरा ऐसा कहा जाए, इसको समांतर रेखा किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य की लंबवत दूरी, मध्य की
लंब दूरी सदैव समान है। जैसे यहाँ ये 2 सेमी है, यहाँ भी ये 2 सेमी है, यहाँ भी ये 2 सेमी है, यहाँ स्थान से आगे बढ़ती जाएंगी 2 सेमी रहे तो वो भी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आपको पूछा है समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य की लंबा दूरी सदैव समान रहे वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जिनमें केवल एक बिंदु वैनिष्ठ हो तो वो क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेद रेखा है। इसी बिंदु के अनुसार दूसरा इसकी परिभाषा दो तो क्या कहोगे, ऐसी रेखा है जिनमें कोई बिंदु वैनिष्ठ न हो, कोई बिंदु वैनिष्ठ न हो तो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब आपको ध्यान आ रहा है लंबवत रेखाएं, तो लंबवत रेखाएं किसे लेंगे, जैसे आप देख रहे हो ये लंबवत रेखाएं क्या है ये, तो इस प्रतिच्छेद का ये दूसरा रूप हो गया। तो लंब रेखा किसे लेंगे, जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करें। वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करें, 90 डिग्री, यहाँ सबका कोण कितना हो 90 डिग्री, तो वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं या एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं। तो जैसे अब आगे नाम आएगा लंब, तो लंब का नाम आते आप क्या समझोगे कि जो दो चीज बता रही है उनके मध्य का कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आपको पूछा है लंबवत रेखाएं किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करें। वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करें तो वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। अब आगे आता है तिर्यरेखाएं, क्या आता है, तिर्यकी रेखाएं। तो समांतर रेखाएं या कोई भी रेखा ऐसे उसको जो तिरछी काटती हैं, ऐसे जो तिरछी काटती है उनको ही तिर्यक रेखा कहा जाता है। वो क्या कहता है, तिर्यक रेखा कहा जाता है। अतः रेखाओं को जो यानी अलग बिंदुओं पर तिरछी काटे, अलग बिंदुओं पर तिरछी काटे अतः वो 90 डिग्री के कोण पर न हो तो वो क्या होगी, तिर्यरेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, तिर्यरेखा कहलाती। अब इसमें आगे आता है आपका कोण। तो कोणों के बारे में छोटी क्लासों में आप अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, उन्हीं को आप दोबारा देखोगे आप। तो सबसे पहले कोण किसको कहते हैं, किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। तो किसी बिंदु ये है ना एक बिंदु, इस एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, जैसे यहाँ एक दे दिया अपन बी, यहाँ दे दी सी, एक तो ए बी हो गई, एक ए सी हो गई। किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों, तो दो किरणों से एक तो ए बी हो गई, दूसरी हो गई ए सी हो गई, इनसे जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब जो कोण का ये जो बिंदु है वो तो शीर्ष बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष बिंदु कहलाता है। और अब ये जो है अभी वो उसकी भुजा कहलाती है। कोण की क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। किसी भी कोण का अंकन करने के लिए अर्थात उसका नाम लिखने के लिए अपन या तो एक संकेत देते हैं या उसके 3 संकेत से लिखा आता है, जैसे ए बी सी, ए बी बी ए सी, बी ए सी। अर्थात जो यहाँ शीर्ष है बिंदु है उस शीर्ष बिंदु को बीच में रखा जाता है। शीर्ष बिंदु कहाँ रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। जैसे यहाँ बी ए सी लिख दो, चाहे सी ए बी लिख दो, आगे लिख दो तो आगे पीछे कैसे लिख दो, लेकिन बीच जो शीर्ष बिंदु है वो बीच में होना चाहिए। अब किसी जैसे कोण का दूसरा ये नाम है, आपका नाम है एक्स वाई जेड, तो अब आपको पूछा जाएगा ये कोण कौन से बिंदु पर है, तो कौन से में होगा, ये वाई पर होगा। किस होगा, ये वाई पर होगा। जैसे आपको ये पूछे कौन है, एम एन ओ है, और एम एन ओ का शीर्ष बिंदु कौन सा है, एन है। क्या है, एन। अर्थात जो बीच का बिंदु है, कोण को दो तरीके से नामांकन किया जाता है। पहला उसका ये केवल शीर्ष बिंदु से, क्या है, केवल शीर्ष बिंदु से उसका अंकन किया जाता है। दूसरा क्या कैसे करते हैं अपन, उसके तीनों शीर्षों से अर्थात उसकी भुजाओं के जो शीर्ष हैं उसको भी अपन बिंदुओं से भी इसको शामिल करके हैं, लेकिन उसमें क्या शर्त है कि जो शीर्ष बिंदु वो बीच में रखा जाता है, शीर्ष बिंदु को खाना के बारे बीच में रखेंगे। अब जो कोण है उनके दो भागों में बांटा गया है कोणों को। कोण कितने प्रकार के होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है एकल कोण,
दूसरा होता है युग्म कोण या संयुक्त कोण। युग्म में एक तो होते हैं एकल कोण, दूसरा युग्म कोण या संयुक्त कोण। तो एकल कोण में आपने पढ़े हैं, पहला होता है न्यून कोण, न्यून कोण अर्थात वे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो। ये कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो वे क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। अर्थात जैसे आपने ले लिया 0 डिग्री से लेकर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, से चलते चलते कहां तक ही 89 डिग्री तक के मान के सारे कोणों को क्या कहेंगे अपने, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, वे कोण जो 90 डिग्री से कम मान के क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। दूसरा होता है समकोण, क्या कहेंगे उसको, ये दूसरा कोण का क्या नाम है, एकल कोण में समकोण अर्थात जो आगे 89 से आगे आता है 90 डिग्री का, अर्थात वे कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, वे कोण जिसका मान 90 डिग्री हो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। फिर होता है अधिकोण, तो अधिकोण किसको कहेंगे, वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम मान के हो, वो क्या कहलाते हैं, जिन्हें 91 से शुरू हो गए और यहाँ कितने तक 179 तक जितने भी सारे कोण उसको क्या कहेंगे आप, अधिकोण। और अगला है सरल कोण या ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, वो किसको कहेंगे, 180 डिग्री के कोण को, वे कोण जिसका मान 180 डिग्री हो, वे कोण जिसका मान 180 डिग्री हो क्या कहलाता है, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। अब इसके बाद में आता है पूरक कोण, क्या आता है, पूरक कोण या वृत्त कोण। पूरक कोण या वृत्त कोण अपने छोटी क्लास में उसको नाम वृत्त कोण भी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या उसको किसको कहेंगे, जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम, क्या कहलाते हैं, पूरक कोण या यानी क्या कहेंगे अपन, वृत्त कोण कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, वृत्त कोण कहते हैं। तो ये तो क्या आ गया आपके, क्या हो गए, एकल कोण के प्रकार हो गए। अब उसके बाद में जो युग्म कोण है, युग्म का नाम आते हैं आपको क्या हो गया है, युग्म मतलब दो चीजों का जो जोड़ा होता है उसको युग्म बोलते हैं, दो चीजों का जो जोड़ा होता है उसको कहा जाता है, युग्म कहा जाता है। अर्थात ये जो कोण होंगे वो सारे कोण अकेला कोण नहीं होगा, दो साथ में कोण होंगे, दो साथ में होंगे। तो अब पहला जो आता है यानी पूरक कोण या अनुपूरक कोण, पूरक कोण या अनुपूरक कोण, तो किसको कहेंगे, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, एक नहीं आप कितने हैं, दो का नाम है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग ना हो 90 डिग्री हो, तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ जैसे इस कोण का नाम अपन ऐसे दे दिया ए बी सी और डी। अब यहाँ दो कोण हो गए, एक कोण ये हो गया, दूसरा एक कोण हो गया, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है, दोनों का कोण कितना आया, 90 डिग्री है, कितना आया। अब ये एक दूसरे क्या करेंगे, पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण या अनुपूरक कोण किसको कहेंगे, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपको पूछ जाए 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 30 डिग्री होगा। अब ऐसे ही कोई और पूछ लिया जाए तो आपको पूरक कोण कैसे बताना है कि उस जो भी आपको पूछ रहा है उसको 90 डिग्री में से घटा लो। जैसे आपको पूछा कि 70 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 90 में से 70 को घटाओ 20 डिग्री होगा। आपको बताइए यानी 45 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 90 में से 45 घटाओ तो कितना आएगा, 45 होगा। अब आपको बोले जाए 40 डिग्री के पूरक कोण का मान बताइए, तो 40 डिग्री का पूरक कोण का मान कितना होगा, यानी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री होगा। अर्थात जो भी पूरक कोण आपको पूरक कोण या अनुपूरक कोण पूछते हैं तो आप क्या बताओगे, यानी उसको 90 डिग्री में से घटा लोगे। अब ऐसे दूसरा आता है समपूरक कोण, समपूरक कोण या परिपूरक कोण, परिपूरक
कोण। तो संपूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं? संपूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण कहलाते हैं। अब ये आप देख लो, ये संपूर्ण कोण और या परिपूर्ण कोण है। क्यों? 60 डिग्री और 120 को जोड़ो कितना हो गया? तो वही आपको पूछा जाए कि संपूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूर्ण या परिपूर्ण कोण कहलाते हैं। अब आपको कोई पूछता है 60 डिग्री का संपूर्ण कोण बताओ, 120 डिग्री, 120 डिग्री का संपूर्ण कोण बताओ 60 डिग्री। कैसे प्राप्त होगा ये? 180 में घटाने पर। अब आपको पूछेगा 20 डिग्री का परिपूर्ण कोण बताओ, 180 में 20 घटाओ कितने बचे? 160 डिग्री। आपको पूछेगा 150 का परिपूर्ण कोण बताओ, तो 180 में 150 घटाओ 30 डिग्री। अर्थात जब भी आपको परिपूर्ण कोण या संपूर्ण कोण पूछे तो आप क्या करोगे कि 180 में से जो पूछा जा रहा है उसको घटा दोगे। अब उसके बाद में आता है आसन कोण। क्या आता है? आसन कोण। तो आसन कोण किसको कहेंगे? ऐसे दो कोण, अब उसमें कोई निश्चित नाप नहीं होती है। ऐसे दो कोण, तो यहाँ कितने कोण है? ये दो कोण है नहीं? जिनमें एक भुजा उपनिष्ठ हो, अर्थात जो एक भुजा है वो दोनों कोणों की हो। तो ये भुजा है वो इस कोण की भुजा नहीं, ये भुजा वो इस कोण की भुजा, तो वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वे क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। अब उभयनिष्ठ भुजा के अलावा, उभयनिष्ठ भुजा के अलावा अगर दोनों जो भुजाएं हैं वो किसमें हो? एक सरलरेखा में हो, तो वो क्या बन जाता है कि यही कोण बन जाता है? संपूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण बन जाता है। अब वो कैसे हुआ? ये भी आसन कोण है, क्यों? यहाँ भी ये भुजा उभयनिष्ठ है नहीं। ऐसे कोई भी आपको बता दिया जाए, जैसे ये आप इसी में देखें, ये और इन कोणों में ये भुजा उभयनिष्ठ है नहीं? तो ये दोनों भी आसन कोण है। ऐसे आप इनमें इन दोनों कोणों में ये भुजा है, तो ये भी आसन कोण है। ऐसे आपको सिर्फ क्या देना है कि उन दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, वो क्या कहलाती है? आसन कोण कहलाते हैं। अब उसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। आता है शीर्षाभिमुखी कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं क्या करें? ऐसे प्रतिच्छेद करें, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु पर बने, प्रतिच्छेद बिंदु पर विमुख दिशा में बने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका तो ये है शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर विमुख दिशा में, एक ही साइड में एक विमुख को बोल सकते हो ना। अब आप और मैं क्या हूं? विमुख दिशा। आपका मुख मेरी ओर है, मेरा मुख आपकी ओर है। ऐसे इसका मुख इस साइड में, इस साइड में, इसका एक इस साइड में, तो ये विमुख दिशा। तो इसका क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण ये होगा। ऐसे इसका आपको शीर्षाभिमुख है तो ये होगा। और ये आपस में मान में समान होते हैं। मान कैसे होते हैं? इनका मान समान होता है। जैसे आपको यहाँ दे दिया ये 50 डिग्री है, तो यहाँ ये 50 डिग्री होगा। ये अभी 130 है, तो यहाँ 130 ही होगा। अर्थात शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? मान में समान होते हैं। अब उसके बाद में आता है जैसे युगल कोणों में एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो एकांतर कोण किसको कहते हैं? आप ये एकांतर कोण में इसमें आता है वो समांतर रेखाओं में, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरेखा काटे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरेखा काटे और तिरेखा काटने को उसमें दो आकृति बनती है, एक तो जेड की बनती है और रेड की आकृति, उनमें जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अर्थात जैसे अपन ने एक को ऐसे ले लिया, इस प्रकार से ये अपन ले लिया, तो आप यहाँ देखो जेड की आकृति कौन सी बनी? ये जेड की आकृति बनी नहीं है। उल्टा जेड देंगे तो ये भी बन गई। ये कैसी हो ऐसी हो, तब उसमें एन की आकृति बन जाती है। ये बना नहीं है।
आगे में जो जेड की आकृति या एन की आकृति जो कोण बनते हैं, जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अतः एकांतर रखते हुए एक कोण को छोड़ दो दूसरे का, जैसे इसमें आप देख रहे हो अरे इनका एकांतर कोण ये है, तो इस कोण को छोड़ दिया अपन, ये आ गया। अब इसका एकांतर कोण ये है, अब इसका कौन होगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, ये आ जाएगा। तो क्या कहेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे, तो अब इन रेखाओं से बनी क्या कौन सी जेड की आकृति या एन की आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। और इनमें क्या संबंध है, ये भी मान में समान होते हैं। इनका मान कैसे होता है, समान होता है। इन्हीं की वजह से आप यहाँ ये कितने डिग्री का है, कितने का ये 40 डिग्री है, तो यहाँ भी 40 होगा। ये हमें 140 का, तो ये भी 140 का होगा। तो एकांतर कोण मान में कैसे होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद में आता है संगत कोण, कहेंगे संगति कोण। तो संगति कोण का मतलब वो इसी में ये है, ये चार जो कोण है, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण। बाह्य कोण वो सारे समांतर रेखा और त्रिरेखा के द्वारा ही बनते हैं। तो संगत कोण किसको कहते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिरेखा काटे, तो त्रिरेखा के एक ही ओर, त्रिरेखा के या तो इस साइड में या इस साइड में, एक ही ओर या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण, ये संगत कोण कहलाते हैं। तो ये इसका संगत कोण है। जैसे यहाँ एक है, यहाँ अगर दो है, एक का संगत कोण कौन है, दो है। तो ये इसके एक की ओर हो गया, या तो ऊपर की ओर का या नीचे की ओर, ऊपर की ओर का ऊपर की ओर का संगत कोण होगा, नीचे की ओर का नीचे ओर। जैसे यहाँ 3 है, तो इसका संगत कोण ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये नीचे है नहीं इसके, तो ये भी इसका नीचे। अब ऐसे इस साइड में क्या बन है, ये जैसे 5 है, तो इसका संगत कोण यहाँ वाला, जैसे ये 7 है। अब ये 6 है, तो इसका संगत कोण यहाँ वाला ये 8 हो। तो यानी संगत कोण किसको कहते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिरेखा काटे, तो त्रिरेखा के एक ही और एक ही दिशा में बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। दिशा में समझे ना, ऊपर का ऊपर का होगा, नीचे का नीचे का होगा। अब उसके बाद में अंतः कोण, अंतः कोण किसको कहते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिरेखा काटे, तो त्रिरेखा के एक ही और एक ही दिशा में बने दोनों कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ये दोनों अंतः कोण, ऐसे इस साइड में ये दोनों अंतः कोण, ये क्या कहलाते हैं, अंतः कोण। अब बाद में कौन सा बाह्य कोण, जब दो समांतर रेखा को एक त्रिरेखा काटे, तो त्रिरेखा के यानी जो समांतर रेखा के बाहर, समांतर रेखा के बाहर और त्रिरेखा के साथ जो कोण बनते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं। अब इनमें क्या संबंध होता है, इनके क्रमागत दो कोणों का योग 180, इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, ऐसे अंतर कोण योग 180 डिग्री होगा। लेकिन ये दो में क्या होता है, संगत कोण एकांतर कोण मान में समान है, इनका योग 180 डिग्री होता है। इस संगत कोण एक कितना, जैसे ये 50 का है, तो यहाँ भी ये 50 का है, ये 130 का है, तो यहाँ भी 130 का होगा, ये भी कितना होगा। अर्थात संगत कोण और एकांतर कोण तो मान में समान होते हैं, और अंतः कोण और बाह्य कोणों के क्रमागत दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तक अपने आप पढ़ेंगे, इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो ये पहले आपको तो दिया था ना, अब इसको आपको इस तरह समझना है।